हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम जो अपना टॉपिक कर रहे थे, हम जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देखिए ये वाले हमने पिछले वीडियो में कर ली थी चीज़। जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है? जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि आप जब अक्रॉस द पीरियड जाओगे और डाउन द ग्रुप जाओगे, अक्रॉस और डाउन द ग्रुप, देन क्या चीज़ें होती हैं, उनमें इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, क्या होता है, वो चीज़ें हमने इस वीडियो में वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। बट हमारे सिलेबस का टॉपिक है कि हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने बताया हम कौन कौन सा ग्रुप कर रहे हैं, ग्रुप 15, 16, 17, 18। तो उनमें हमने देखना है कि जनरल ट्रेंड क्या होता है, कि अक्रॉस द पीरियड आप मूव करोगे, डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो क्या सीन होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हम इधर कवर करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे, ये तो थी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ की कहानी। देन हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या ट्रेंड्स है, कि डाउन द ग्रुप जाने में, जैसे ग्रुप 15, 16, 17, 18, जब आप लोग डाउन द ग्रुप जाओगे तब क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी कौन सी, जो उनकी फिजिकल स्टेट है, देन डेंसिटी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, देन आप लोगों का मेटालिक करेक्टर हो गया, देन आपका कभी कभी एलोट्रोपी होती है, ये वाली सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। देन कभी कभी कलर होता है, सॉल्युबिलिटी होती है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ में सारे ट्रेंड्स देखने हैं आपने, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, ये वाले क्वेश्चंस इस वीडियो का हमारा टारगेट होंगे। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि टारगेट आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि टारगेट इस वीडियो का पता लगा या नहीं लगा, येस और नो, कि टारगेट क्या हमारा। एक तो हमें वो पता करना कि जनरल ट्रेंड्स इन द एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ जो हमने उधर पढ़ी थी, कौन सी, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस। देन उसके बाद आप लोगों ने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी देखी, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखी, देन आप लोगों ने देखी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। और अभी आपने इस वीडियो में क्या देखना है, इस वीडियो में आप लोगों ने देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होगी, जैसे डेंसिटी हो गई, ठीक है ना, उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, ऑक्सीजन आपको गैस दिख रही है, सल्फर आपको सॉलिड दिख रहा है, तो ऐसा क्यों है, मेटालिक करैक्टर देखना है, ठीक है ना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना है उसका, देन उसकी एलोट्रोपी देखनी है कि भाई वो जो चीज़ आपको दिख रही है वो कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। देन उसका कभी कभी कलर भी होता है, कभी कभी सॉल्युबिलिटी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इस वीडियो में देखनी है। तो टारगेट आप लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है। देखिए आपने ट्रेंड जो देख लिया था, आपको अभी तक क्या पता है, आपको ये पता है ना कि आपका एटॉमिक रेडियस क्या होता है। अगर आप इधर से जाओगे, ग्रुप 13, 14, 15, 16, इधर से इधर जाओगे और इधर से इधर जाओगे, अक्रॉस द पीरियड जाओगे, तो मैंने आपको बोला था आपको हर एक चीज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कोरिलेट करके देख लेनी है, उधर से सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला था कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर की तरफ क्या होता है, बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर वाला अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अक्रॉस द पीरियड आपका एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, कम हो गया। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अक्रॉस द पीरियड क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस आपका कम हो गया। बट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। शील्डिंग का मतलब स्क्रीन का काम करना, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर की तरफ आपका न्यूक्लियर चार्ज नहीं पहुंचने दे रहे, तो उसको आप बोलते हो शील्डिंग। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसकी वजह से वो वाले जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से साइज़ आपका कम नहीं हो पाता। दैट्स वाई वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो उसकी वजह से साइज़ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये वाली चीज़ डाउन द ग्रुप साइज़ क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। देन आप लोगों को बाकी सारी की सारी चीज़ें पता है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन सभी के बारे में आप लोगों को पता है कि अक्रॉस द पीरियड ये सभी की सभी सारी की क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, और डाउन द ग्रुप ये सारी की सारी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? सभी ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है? ये तो शायद क्लियर ही होंगी, बिकॉज कल मैंने 2 बार लिखवा चुका हूँ आपको ये वाली चीज़ें। ठीक है ना। अब भी देखिए ये वाली चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया। आप अपने आप के लिए क्या कर दो, एक क्लैपिंग कर दो। ठीक है ना, कि हाँ भाई हमें आ जाती है ये चीज़। बट क्या हो गया बेटा, चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। ठीक है ना। बीच में क्या होती हैं, एक्सेप्शंस। बस केमिस्ट्री के जो बंदे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो डरते ही इसलिए हैं कि भाई केमिस्ट्री में क्या है, एक्सेप्शंस। तो मैं आप लोगों को एक्सेप्शंस ही बताऊंगा अभी। बट एक्सेप्शंस बताने से पहले मैं आप लोगों को इसके 2 रीजंस बता देता हूँ एक्सेप्शंस के। ठीक है ना। एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि भाई जैसा हो रहा है, आपने बोल दिया कि एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है बेटा, ये जो डाटा आता है ना, ये जो डाटा आता है, देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, जैसे आप बोले आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, और एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस, ये सारे के सारे डाटा क्या हैं, एक्सपेरिमेंटल हैं भाई, एक्सपेरिमेंटल। पहले आप लोग क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, देन आप लोग क्या करते हो, उधर से देखते हो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा आ रहा है, आप डाटा लिख लेते हो, ठीक है ना, अपनी नोटबुक पे। देन आप कोई एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हो इसकी, ठीक है ना, इन सभी एलिमेंट्स के एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हो कि हाँ भाई इधर ऐसा क्यों नहीं है, इधर देखिए एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा था तो ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इधर की तरफ कम हो रही थी, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो ये कम क्यों नहीं हो रही है। तो बस ये क्या होता है, ये एक्सेप्शंस हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा हो, तो कोई कम आ गया तो भाई उसको हम थोड़ी ना कर सकते हैं कुछ, वही एक्सपेरिमेंट हमने किया। ज़्यादा आप क्या अपनी एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा, पहले मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है, आपने जो अपने तरफ से फिलॉसफी लगा ली है, फिलॉसफी लगाई है, वो ज़्यादा सही है या फिर जो एक्सपेरिमेंटल है वो ज़्यादा सही है? आंसर दीजिए, ठीक है ना, आंसर दो कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सही है कि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सही है। बताइए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा सही है कि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सही है? बताइए बताइए। आप सभी ने आई थिंक यही रिप्लाई दिया होगा कि एक्सपेरिमेंट ज़्यादा सही है। एक्सपेरिमेंट अगर ज़्यादा सही है तो जब हम पहले एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, वो डाटा हमने एक नोटबुक पे लिख लिया, उसके बाद क्या करते हो आप, एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। ऐसा ही इनके केस में हो गया, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए पहले बता देता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है ऊपर वाले, ये कौन सा पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड। ये देखिए इधर एक्सेप्शंस हैं, जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था, जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, ये एक्सेप्शंस थी ना वो तब भी आई थिंक, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शंस थी बेरिलियम का इसके साथ, ठीक है ना, और लिथियम का इसके साथ, ऐसे ऐसे आपने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है ना, डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था। मतलब ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, जैसा इनको जनरली करना चाहिए वैसा ये बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न सिंपल सा है कि इसका साइज़ क्या है, बहुत कम है, साइज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए साइज़ कम होगा, साइज़ कम होगा तो क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, ऑर्बिटल में होंगे ना। देखो साइज़ कम होगा तो इधर इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, ठीक है ना, जैसे ये साइज़ समझो कम है, ये साइज़ कम है ना, इधर इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ याद रख लीजिए कि बस इतनी चीज़ याद रख लीजिए अभी के लिए कि साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये क्या बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शंस दिखाते हैं। और इनमें क्या होता है, एक डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, डी ऑर्बिटल भी नहीं होता। कभी आपने सुना है 2D सुना कभी? मैंने उस दिन भी जब मैं वेस्पर थ्योरी पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था कि 2D पॉसिबल नहीं है, जब आप वो कर रहे थे NH4 पॉजिटिव की शेप आपने देखी थी, तब मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, ठीक है ना। तो ये 2D नहीं है, ओनली 3D पॉसिबल है। देखिए इधर 3 है ना, थर्ड,
तो इधर ये 3D पॉसिबल है, 3D सीरीज पॉसिबल है, बट 2D वाली सीरीज पॉसिबल नहीं है। तो एक ये वाला, एक d ऑर्बिटल क्या है इसमें एब्सेंट है। एक तो स्मॉल साइज वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिए, इसको कभी मत भूलिए आज के बाद। इसको भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, स्मॉल साइज़ वाला रीज़न आप कभी भूलोगे ज़िंदगी में? बताइए कि इनका जो ये ग्रुप सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनका साइज़ बहुत ही कम है। और ये क्या हर एक में क्या होता है, जब भी आप इसको पढ़ोगे ना, जैसे ग्रुप 14 को पढ़ रहे हो, ग्रुप 15, 16, 17, 18, इनको जब पढ़ोगे तो ये वाले कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव करेंगे, जैसा आपको बिहेव नहीं करना चाहिए। जैसे भाई अपने क्लास में देखा होगा कि एक तो सारे जनरली स्टूडेंट्स होते हैं, एक तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल जैसे करने चाहिए स्टूडेंट्स को, बट कोई एक आधी वैरायटी होती है, ठीक है ना, वैरायटी होती है ना, कुछ अजीब तरीके से बिहेव करती है, जैसे उसको नहीं करना चाहिए बिहेव, जैसे एक सिविलाइज्ड बंदे को नहीं करना चाहिए बिहेव। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं टीचर को क्या करते हैं, टीचर को अपनी दहशत दिखा के ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई क्या कर लेगा मेरे को, ठीक है ना, क्या उखाड़ लेगा मेरा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होती है ना कि कोई बंदे ऐसे बोलते हैं कि टीचर को ऐसे समझते नहीं है कुछ भी। तो बेटा टीचर का क्या जा रहा है, वो देखिए वो क्या है, वैरायटी है, ठीक है ना, वैसे ही आप इनको वैरायटी समझ लो। इनका साइज़ क्या है, क्या छोटू हैं ये, बट फिर भी क्या बोलते हैं भाई जो करना है कर लो, हम छोटे हैं। तो ये वाली चीज़, ठीक है ना। तो ये क्या एक्सेप्शन है, जैसे ये सारे बेचारे ऐसे हैं, ठीक है ना, एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना, बट इनको कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रही है, ठीक है ना, इनको क्या हो रही है, दर्द, तभी ये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्या पता है, आपको ये चीज़ पता है कि आपको ये चीज़ पता है कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ये वाली है ना। तो अभी देखिए s में कितने हैं, इधर जो बाहर वाला मैं ले रहा हूँ, इधर s में कितने हैं, 1 2 3 है ना। इस ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में टोटल कितने आ सकते थे, 6, और इधर कितने हैं, 3 हैं। तो आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, ये क्या हो गया, हाफ फील्ड नहीं हो गया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर ये स्टेबल होंगे देन आप लोगों को एक चीज़ पता है, कोई भी चीज़ स्टेबल होती है तो वो तो भाई खुश है, ठीक है ना। उसको अगर आप उसके साथ कुछ पंगा लोगे तो वो कुछ भी नहीं करने देगी, वही बोलेगी मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं स्टेबल हूँ, मेरे को इधर ही रहना है, मेरे साथ ज़्यादा पंगे मत लो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है नाइट्रोजन की, ये कि अगर एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है एक एटम को ताकि उधर से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। इलेक्ट्रॉन निकालने में, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने में कितनी एनर्जी लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको ही क्या बोलते हो आप, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब भी देखिए ये नाइट्रोजन क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं क्या है, इनके में सब में क्या होगा, ये वाली होगा ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी, बिकॉज इधर क्या 2p3 3p3 5p3 ऐसे ऐसे होगा ना। तो इनमें क्या है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनमें क्या होगा, अगर आपने क्या करा, इनसे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करवाने की कोशिश करी तो आप नहीं करवा पाओगे, बिकॉज जो इसका p ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फील्ड है, जिससे आपका इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज वो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी देखिए कंपैरिजन करिए कि ग्रुप 14 से और ग्रुप 16 से। अभी देखिए आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो भाई ऐसा ही अभी देखिए कार्बन की है, एक नाइट्रोजन की है, कार्बन की कम होगी, नाइट्रोजन की क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये वाली तो ऑब्वियस सी बात है। बट अभी इधर क्या होगा, नाइट्रोजन की क्या होगी, नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा होगी, समझो इसकी होगी 10, इसकी कितनी हो जाएगी 100, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब भी आप इधर से क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा सकते हो। और ये वाली चीज़ इससे कंपेयर कर लेना, ये तो ज़्यादा होनी थी, ये तो एक्सेप्शंस नहीं है, बिकॉज अभी भी इंक्रीज़ कर रही है ना इधर। बट अभी कहानी में ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दिख रहा है ना,
अभी नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। अभी देखिए होना क्या चाहिए था, आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड क्या हो जानी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, बट क्या हो गया, ऑक्सीजन की क्या हो गई, कम हो गई है, ठीक है ना, कम हो गई है। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन की जो है वो, नाइट्रोजन में क्या है, ऑर्बिटल जो पी ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, और उधर से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको वो लूज़ करवाना पड़ेगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये वाली कहानी हो गई। फर्स्ट एक्सेप्शन आई थिंक कि ये आप लोगों को क्लियर हो गई कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे फॉस्फोरस और सल्फर, आर्सेनिक और सिलिकॉन, ये वाला, इनके बीच में ये वाली एक्सेप्शन है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रखिए। ऐसा नहीं है कि इधर नाइट्रोजन के साथ, ये सभी के साथ है। क्यों? बिकॉज ये सारे के सारे क्या है, हाफ फिल्ड हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। भाई मेरे को एक कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि आप लोगों को चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई रिप्लाई करिए कि क्लियर हुई चीज़ कि नहीं हुई, बताइए, हुई क्लियर कि नहीं हुई। तो ये क्लियर हो गई। तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी की आपको इतनी ही चीज़ याद रखनी थी, ठीक है ना। तो ये इसकी एक्सेप्शन है आयोनाइजेशन एनर्जी की। अभी एक चीज़ आती है कहानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कहानी आ गई। मैंने क्या बोला था उस दिन आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब आप लोग क्या करते हो, जैसे क्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने गेन करवा दिया, तो इधर से क्या बन गया, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव बन गया, Cl नेगेटिव बन गया। उस टाइम क्या होता है, कुछ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, सॉरी एनर्जी का चेंज होता है, एनर्जी का चेंज होता है। वो क्या होता है, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब भी कर सकता है या तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, ठीक है ना। एनर्जी रिलीज भी हो सकती है। जैसे मैक्सिमम बंदों ने आपने लिखा था कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड टू द when an electron is added to the isolated gaseous atom। ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल सही है, बट आप अगर चेंज वाली लिख दोगे ना, एनर्जी में चेंज, तो आपका क्या, तो उससे भी ज़्यादा बेहतर हो गई। रिलीज्ड भी वाली सही है, और अगर आप लोग क्या लिख दोगे चेंज, तो ये उससे भी ज़्यादा सही है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई एनर्जी रिलीज्ड। तो हम आपकी डेफिनेशन से हम बोलते हैं कि अभी देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, कभी कभी एनर्जी अब्जॉर्ब भी करवानी पड़ती है। जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन एग्जांपल दी थी, वो क्या एग्जांपल दी थी, जैसे मैंने बोला था कि एक बंदा है, उसको क्या है, गंदे बाल हैं, ठीक है ना, गंदे बाल हैं, और उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा कोई बंदा, मतलब अच्छे बाल लगा लेगा उसके, ठीक है ना, अच्छे बाल लगा लेगा, तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहा है, ठीक है ना। इसके सर पे देखिए ये एटम है समझो, तो इसके सर में क्या इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है। तो भाई ये उसके बाद क्या हो जाएगा, जब इसकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, अब इसके अच्छे बाल हो जाएंगे, देखिए अभी इसको सभी प्यार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी मेरे को एक चीज़ बताइए कि ये खुश हो जाएगा ना, खुश होते होते क्या करेगा, अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा ना, जैसे भाई इन्जॉय करेगा, पार्टी करेगा, पार्टी करने में क्या होगा, एनर्जी थोड़ी वेस्ट हो जाएगी ना, तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो अभी ये वाली चीज़। अभी देखिए एक और बंदा है, उसके बहुत बढ़िया बाल हैं, सिल्की बाल हैं भाई, बहुत ही अच्छे बाल हैं उसके, मतलब ऐसे पता नहीं क्या कैसे कैसे बाल हैं। तो उसको भी बंदा बोल रहा है कि हाँ भाई मैं तेरे बाल लगाऊंगा, ठीक है ना। अभी देखिए वो पहले से अपने बालों से सेटिस्फाई है और उसको बोल रहा है मैं तेरे को बाल लगाऊंगा, प्लास्टिक सर्जरी करूंगा तेरी और अच्छे बाल लगा लूँगा। बट भाई उसके पहले से अच्छे हैं, उसको क्या ज़रूरत है, ठीक है ना, वो तो बेचारा उसमें गंदे बाल थे, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसमें पहले से अच्छे थे। तो अभी देखिए ये तो राज़ी नहीं हुआ, ये बंदा बोलता है भाई मेरे को नहीं करना है, बट ये क्या होगा, ज़बरदस्ती पे उतर आया, बोला मैं लगा के रहूँगा, ठीक है ना, मैंने तेरी प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, ठीक है ना। इसको बेहोश कर देगा, इसको कुछ ऐसे वो करेगा, इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। बाहर वाले बंदे को क्या करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करवा पाएगा। इसको थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, इसको जो बाहर वाला बंदा है उसको दम लगाना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। पहले क्या हो रही थी, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे उधर एनर्जी क्या हो रही थी, रिलीज, और अभी क्या हो रही है, इधर एनर्जी एब्जॉर्ब। तो सिमिलर सी कहानी इधर है। अभी देखिए क्या होता है, अभी सीन देखिए क्या है। आपको मैंने चीज़ बताई है, ये वाली चीज़ आप लोगों को पता है, अक्रॉस द पीरियड जाओगे और डाउन द ग्रुप जाओगे। अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी देखिए इधर मतलब पता क्या होता है, जैसे अगर नेगेटिव वैल्यू हो ना, जितनी ज़्यादा नेगेटिव हो, समझो एक है -250 और एक है 200 है,
तो ज़्यादा पता कौन सी हुई, इधर 250 वाली ज़्यादा हुई, ना कि 200 वाली। ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अभी देखिए 200 होगी ना, तो इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब है वो उधर कम हो रही है, कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो ये वाली चीज़ होती है। तो अभी देखिए जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है, ज़्यादा नेगेटिव, मतलब पहले 200 -200 250 थी, अभी 260 270 ऐसे ऐसे होती है, मतलब कुछ ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये वाली चीज़ हो गई कि अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, ये क्या होती है, कम होती है। जैसे पहले 250 थी, फिर क्या हो रही, लेस नेगेटिव 230 हो गई, 190 हो गई, तो ऐसे ऐसे ये क्या होती है, कम होती जाती है। अभी देखिए होना ऐसा चाहिए आपको, इधर देखिए इधर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन है, इधर फ्लोरीन है। अभी देखिए होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए ना, अभी देखिए ऑक्सीजन की भी एग्जांपल लेना और फ्लोरीन की भी एग्जांपल लेना, इनका साइज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ये वाली चीज़ तो आपको मैंने पहले बता दी, साइज़ क्या है, बहुत ही कम है, ऑक्सीजन का भी और फ्लोरीन का भी साइज़ बहुत कम है, ठीक है ना। तो अब भी देखिए इधर नीचे क्या है, सल्फ़र है और क्लोरीन है। तो एक चीज़ देखिए इधर क्या चीज़ देखने की कोशिश करिए, एक चीज़ देखने की कोशिश करिए कि देखिए साइज़, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, एक तो पहले से साइज़ क्या है, देखिए एक वाले का ये साइज़ है और एक का ये बड़ा साइज़ है। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है आपने, इधर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, इधर भी ऐड करवाना है। अभी देखिए इधर क्या होता है ना, ऑक्सीजन के केस में और फ्लोरीन के केस में इनका साइज़ कम होता है, तो कम होता है ना, तो इधर क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की कोशिश करते हो ना, तो इधर जो ये ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं, तो थोड़े बड़े होते हैं ना, इतनी अच्छे तरीके से अंदर की तरफ नहीं जा पाते, ठीक है ना, इतने न्यूक्लियस इनको अच्छे तरीके से मतलब वो कर गया होता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से आप जब ऐड करवाने की कोशिश करते हो तो वो क्या हो जाता है, तो इधर से ये जो इसके ऑर्बिटल्स हैं, ये इसको क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं वो क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। बट जब साइज़ बड़ा हो गया ना, तो इधर क्या हो गया, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये इतने एक्टिव नहीं हैं, तो इधर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की कोशिश करते हो ना, तो आप आसानी से करवा देते हो। इधर आप आसानी से ऐड नहीं करवा पाए और इधर आप आसानी से ऐड करवा पाए, ठीक है ना, जो बड़े वाले में। मतलब इधर देखिए ऑक्सीजन में आप नहीं करवा पाए, सल्फ़र में आप करवा पाए, सल्फ़र बड़ा हो गया ना, नीचे की तरफ जा रहे हो। फ्लोरीन में आप नहीं करवा पाए, क्लोरीन में आप करवा पाए इलेक्ट्रॉन की एडिशन आसानी से। तो अभी देखिए इधर क्या चीज़ है, इधर समझने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी देखिए मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, देखिए इधर ऑक्सीजन के केस में और फ्लोरीन का साइज़ क्या है, कम है। देखिए दोबारा से समझने की कोशिश करिए, साइज़ क्या है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी मैं इधर स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है ना। साइज़ क्या है, कम है। साइज़ अगर कम होगा तो अभी देखिए जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको कम इलाके में रहना पड़ेगा, और इधर क्या है, उसको बहुत ज़्यादा इलाका दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इलाका दिख रहा है। इधर उसको कम इलाके में रहना पड़ रहा है, इधर ज़्यादा इलाका मिल रहा है। तो अभी देखिए इधर क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं थोड़ा बाहर की तरफ रहता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की कोशिश करते हो और इधर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की कोशिश करते हो, तो क्या हो जाता है, इधर के केस में थोड़ा इधर ज़्यादा स्पेस मिल रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, मतलब ऑर्बिटल को, इधर क्या मिल रही है, कम स्पेस मिल रही है। जब इधर कम स्पेस मिल रही है तो वो थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा, और अब जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेगा, उधर से रिपेल करेगा, ठीक है ना, रिपेल करेगा। रिपल्शन से क्या हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाया, तो थोड़ा बहुत एनर्जी आपको मतलब ऐसे लग रहा है कि थोड़ी मतलब इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, एनर्जी रिलीज़ तो होगी बट इतनी नहीं रिलीज़ होगी जितनी इधर होनी थी बड़े वाले में। तो बस यही वाली चीज़ है। तो मतलब ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे हुई, ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे निकली, नीचे वाले में, बिकॉज उधर आसानी से ऐड हो गया। इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में क्या हो गया, आसानी से एनर्जी क्या हो गई, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाया। जब आसानी से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब बाहर की तरफ था इनके केस में, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने की कोशिश करी तो उन्होंने क्या करा, उसको रिपेल करा। रिपेल जब करा देन क्या हो गया, आपको क्या रिपेल करा, तो मतलब आसानी से ऐड नहीं हुआ, तो मतलब इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हुई होगी। तो इसका यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या हो गई,
सल्फर की ज़्यादा हो गई कंपैरेटिवली ऑक्सीजन से, और क्लोरीन की ज़्यादा हो गई कंपैरेटिवली फ्लोरीन से। तो ये वाली कहानी है। अभी देखिए होना क्या चाहिए था, डाउन द ग्रुप क्या होती है, एनर्जी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज, और अक्रॉस द ये वाली चीज़ तो है, अक्रॉस द पीरियड बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, अभी देखिए ऊपर फ्लोरीन है, नीचे क्या है, क्लोरीन है, तो ज़्यादा किसकी आई, क्लोरीन की। होनी क्या चाहिए थी इसकी, कम, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, बट हो गई क्या, ज़्यादा हो गई। तो बस ये वाला एक्सेप्शन है, इसको बेटा स्टार मार्क कर दो, जितना भी हो सकता है, जितने इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो इसको लगा लीजिए, ठीक है ना। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन केस, ठीक है ना। एक तो नाइट्रोजन वाला और एक ये वाले, ठीक है ना। नाइट्रोजन वाला ड्यू टू द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। देन इसकी क्या हो जाती है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। होनी ज़्यादा चाहिए थी, बट कंपैरेटिवली नीचे वालों से क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है ना। होनी ज़्यादा चाहिए थी, नीचे वाले की क्या होनी चाहिए थी, कम, बट ऊपर वाले की क्या हो जाती है, कम। तो ये वाली बाकी ट्रेंड वैसा ही चलता रहता है, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप क्या होता है, थोड़ी डिक्रीज करती जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली एग्जांपल आ गई, ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूँ बालो वाली, ठीक है ना। अभी देखिए नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, ये क्या है, नोबल गैसेस हैं। अभी देखिए ये क्या है, स्टेबल है, नोबल गैसेस क्या स्टेबल हैं, भाई खुश हैं, ठीक है ना, अपना घर बसा हुआ है इनका, भाई बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं। और फिर आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को क्या करना है, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, हीलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, भाई ये मानेगा। देखिए इसके बाल कितने अच्छे हैं, और आप बोल रहे हो प्लास्टिक सर्जरी करवानी है तेरी इलेक्ट्रॉन देके, तो भाई हो पाएगा, तो नहीं, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसकी क्या हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, पॉजिटिव, आपको एनर्जी देनी पड़ रही है बाहर से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी है, एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है ना। इधर एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है उसको बाल लगाने के लिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी बाल लगाने के लिए, अभी देखिए जो स्टेबल बंदा है, सिल्की बाल हैं जिसके, उसको आप बोलोगे बालों की एडिशन कर देनी है, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर देनी है, तब क्या हो जाएगा, तब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। तो बस यही वाला केस है इधर, ये वाली चीज़ होप समझ आ गई। तो आपने क्या बोलना है कि इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो गई, पॉजिटिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है नोबल गैसेस की। तो ये वाली 3 चीज़ें याद रख लीजिए, इसको आपने जितना मार्क हो सकता है, जितनी मार्किंग हो सकती है तो कर लीजिए, ठीक है ना। तो एक और एक्सेप्शन केस, 3 एक्सेप्शन केसेस हो गए, बेटे चौथे की कहानी आ गई, ठीक है ना। ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ बिकॉज ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्या हो गया, आपका क्या होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। ये वाली चीज़ तो आप लोगों को बेटा याद हो गई है, जो मर्जी करो याद हो गई है। बट इधर क्या होता है, आपके जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस का क्या हो जाता है, हाईएस्ट। भाई इधर देखिए इसका कम है, सबसे कम है, ठीक है ना, इसका कम हो गया बिकॉज इधर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या बहुत ज़्यादा है। बट नोबल गैसेस का क्या है, एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, सबसे ज़्यादा। क्यों है ऐसा, बिकॉज इसमें जैसे एटॉमिक रेडियस में आ जाता है, मैंने आपको कल 2 बताए थे, 3 किस्म के रेडियस बताए थे एटॉमिक रेडियस में। एक तो मैंने बताया था कोवलेंट, एक तो बताया था मेटालिक, ये तो हो गया ये वाले रेडियस। देन फिर मैंने आपको बताया था कोवलेंट बताया था, मेटालिक बताया था, देन पिछली वाली वीडियो देख लेना, ठीक है ना। एक तो बताया था आयोनिक बताया था आयंस के केस में, और एक मैंने बताया था आपको वंडर वॉल्स रेडियस। ये सारे के सारे क्या है, एटॉमिक रेडियस हैं, ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया था वंडर वॉल्स रेडियस। अभी देखिए इधर क्या होता है, अभी देखिए जब ये होता है ना ऑक्सीजन का समझो ये बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन ये बॉन्ड बन गया, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड बन गया ना। तो उधर क्या करते हैं, ये देखो ये कोवलेंट बॉन्ड है, अभी देखिए इधर क्या होता है, नोबल गैसेस ऐसे स्टेबल है ना, तो वो इकलौती रहना पसंद करती हैं। ये अकेली है, ये भी अकेली है, ये भी अकेली है, ये भी अकेली है, तो इनके बीच में थोड़ी बहुत फोर्स होती है, उसको आप बोलते हो वंडर वॉल फोर्स,
ठीक है ना। वंडरवॉल, तो जब आप ये कैलकुलेट करते हो ना, तो ये वाली चीज़ जब आप कैलकुलेट करते हो उसको आप बोलते हो वंडरवॉल रेडियस। इन दो एटम्स के बीच में जो आप रेडियस कैलकुलेट करते हो वो वंडरवॉल रेडियस होता है। और हमेशा याद रखना जो वंडरवॉल रेडियस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस कारण बिकॉज ये वाली चीज़ याद रख लीजिए कि नोबल गैसेस में क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस होता है और वो सबसे हाईएस्ट होता है। दैट्स वाई कि नोबल गैसेस का आपका हाईएस्ट रेडियस है ये वाली चीज़। होप ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। आई समझ कि नहीं आई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि चीज़ आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई। वो भाई रिप्लाई करिए जल्दी, ठीक है ना। समझ आई कि नहीं आई। 4 एक्सेप्शन केसेस मैंने बता दिए। फर्स्ट वही नाइट्रोजन वाला, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा। देन मैंने आप लोगों को क्या बताया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज रिपल्शन उधर साइज कम हो जाता है और रिपल्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाता, ये वाली चीज़। देन आपको थर्ड मैंने एक्सेप्शन केस क्या बताया, थर्ड मैंने बताया कि जो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है ना, पॉजिटिव हो जाती है। अभी देखिए होनी क्या चाहिए, बढ़नी चाहिए ना क्रॉस द पीरियड, बट इनकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। बिकॉज ये क्या स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं करने देंगे, तो आपको अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। थर्ड ये। और फोर्थ मैंने एक्सेप्शन केस क्या बताया कि एटॉमिक रेडियस इनका क्या है, सबसे हाईएस्ट है। वाई? बिकॉज इनमें क्या है, वंडरवॉल रेडियस, जो कि क्या होता है, हाईएस्ट होता है। अभी देखिए जो कोवलेंट और आयनिक होता है ना, जैसे कोवलेंट रेडियस हो गया, जैसे ये वाला दो एटम्स है ना, इनके बीच का ये वाली चीज़ आप कैलकुलेट करते हो, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, ये पूरा का पूरा दो ये मॉलिक्यूल हो गया, समझो H2 मॉलिक्यूल है, और इसको क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हो। ये वाला क्या हो जाता है, एटॉमिक रेडियस, ये रेडियस हो जाता है। बट देखिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये नोबल गैस है बेचारी, ये इधर ये थोड़ा ना जुड़ा होता है, ये स्टेबल है, इनकी कॉन्फिगरेशन क्या स्टेबल, ये दूर है, तो इनके बीच में क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस। इसको आप कैलकुलेट जब करते हो तो वो क्या हो गया, वंडरवॉल रेडियस, वो क्या होता है, सबसे हाईएस्ट। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। होप हुई क्लियर कि नहीं हुई, ये वाली चीज़ आप लोगों ने बता दी, ठीक है ना। बस आपको चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना। नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सबसे हाईएस्ट। ये वाले नोट्स कर लीजिए फैक्ट, ठीक है। नोबल गैसेस का एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, हाईएस्ट, बिकॉज उनमें क्या है, वंडरवॉल रेडियस। और पीरियोडिक टेबल में आपका फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए आप ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या हुई, हाईएस्ट। और क्या हो गया, क्लोरीन क्या हो गया, हाई, इसकी क्या होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। हुई कि क्लियर की नहीं हुई। अभी देखिए एक होगी आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, ठीक है ना, ये होगी हाईएस्ट होगी नोबल गैसेस की, बिकॉज वो कॉन्फिगरेशन क्या उनकी स्टेबल है। तो आप बोलोगे कि भाई आपसे इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, भाई वो कुछ भी नहीं चाहिए, वो क्या है, स्टेबल है, वो कुछ भी नहीं करना चाहते, उनकी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है ना। बिकॉज इनके आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, तो इनकी क्या हो गई, हाईएस्ट हो गई, ठीक है ना। इसकी नोबल गैसेस की। अभी वो देखिए लूज़ नहीं करना चाहते, जितनी मर्जी एनर्जी दे दो वो नहीं लूज़ करेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दोगे तब वो लूज़ करने की कोशिश सोच सकते हैं, ठीक है ना, बट वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को एक्सेप्शन शायद क्लियर हो गए, ठीक है ना। होप एक्सेप्शन जितने भी होंगे सारे के सारे क्लियर हो गए एटॉमिक रेडियस के केस में। अभी बात आती है किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अभी देखिए कोई भी चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो कोई भी चीज़ अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो कैसे पता लगता है आपको, वो होता है उधर बेटा दो चीज़ें होती हैं। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखिए ये चीज़ नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका 11th क्लास का टॉपिक है। ये आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए ज़िंदगी भर के लिए कंसेप्ट याद हो जाना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और एक होती है एंड थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक होती है थर्मल एनर्जी, ये वाली चीज़ याद हो गई। पहले मैं बात करता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये होती हैं दो किस्म की, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है भाई, मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूल मीन्स पता क्या, समझा ही देता हूँ पहले भाई। समझो ये H2 का मॉलिक्यूल है, ये H2 का मॉलिक्यूल है, ये H2 का मॉलिक्यूल, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी ना उसको आप बोलते हो मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी देखिए जब H2 है, तो देखिए ये बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड होगा, तो ये भी एक फोर्स है। तो ये बॉन्ड के बीच में इसको आप बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, तो ये भी एक फोर्स है जिसकी वजह से ये दो एटम्स एक साथ जुड़े हुए हैं। बट जब देखिए
जब H2 बहुत सारे, ये H2 ये इधर गैस पड़ा हुआ है, समझो ये आपका रूम है, ये रूम है, ये H2 ये गैस पड़ी हुई है, तो इनके बीच में जो फोर्स होते हैं ना जिस टाइम, उसको आप बोलते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना। ये वाली चीज़ हो गई। देन अभी देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये होती हैं दो किस्म की मॉलिक्यूलर। एक तो होती है अट्रैक्शन वाली, जो कि आपके मुद्दे की बात है, अट्रैक्शन वाली, और एक होती है रिपल्शन वाली। लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, जो चीज़ मैं बोलता हूँ उसको लिखना होता है, ठीक है ना। एक होती है अट्रैक्शन वाली, एक होती है रिपल्शन वाली। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो किस्म की होती हैं, एक होती है अट्रैक्शन वाली, एक होती है रिपल्शन वाली। होप ये चीज़ आप लोगों को पता लग गई, ठीक है ना। एक होती है अट्रैक्शन वाली, एक होती है रिपल्शन वाली। जो अट्रैक्शन वाली होती है उसको आप बोलते हो वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल फोर्सेस आज के बाद बेटा कभी मत भूलना इसको, ठीक है ना। वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो किस्म की होती हैं, एक होती है अट्रैक्शन और एक होती है रिपल्शन। रिपल्शन को आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो अट्रैक्शन वाली होती हैं उसको आप बोलते हो वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, या तो आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। अभी देखिए वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये होती है तीन किस्म की, आपने पढ़ा हुआ है बेटा टॉपिक। ये होती है तीन किस्म की, एक होती है लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। बताइए मेरे को कि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि आपने ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। और सेकंड होती है डाइपोल, डाइपोल ऐसे नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये इसका मतलब है कुछ। डाइपोल, डाइपोल एक है इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये वाली चीज़ फोर्स, ये वाली होती है वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कितनी तीन किस्म की, एक होती है लंदन फोर्सेस, एक होती है डाइपोल, डाइपोल, और एक होती है इंड्यूस्ड डाइपोल वाली फोर्सेस। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। चीज़ पता लगी कि नहीं लगी पता? भाई तीन किस्म की फोर्सेस होती है, ठीक है ना। एक होती है अट्रैक्शन वाली है, मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो क्या होती है, एक अट्रैक्शन वाली भी हो सकती है, एक रिपल्शन वाली भी हो सकती है। जो अट्रैक्शन वाली होती है उसको आप नाम देते हो वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और एक क्या होगी लंदन फोर्स, और एक होती है उसमें क्या होती है लंदन फोर्स, लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्स, और दूसरी क्या होती है डाइपोल, डाइपोल, और एक होगी थर्ड हो गई कौन सी, इंड्यूस्ड डाइपोल वाली, ठीक है ना। तो ये तीन किस्म की फोर्सेस हो गई। अभी देखिए जो होती है लंदन, लंदन फोर्स कैसे काम करती है। इधर क्या बनता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक क्या, एक इंस्टेंट पे क्या बनता है, एक डाइपोल बनता है। डाइपोल यू नो क्या होता है, डाइपोल कोई ऐसा समझो मॉलिक्यूल होगा जिसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब पूरा पूरा चार्ज नहीं होगा, थोड़ा कम कम चार्ज होगा। पोल मतलब जैसे होता है ना मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे ही बेटा इधर क्या होता है, एक पोल होता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पोल डिवेलप्स हो जाते हैं। एक समझो एटम होगा, उसमें क्या हो जाएगा, दो पोल्स डिवेलप हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे ही पढ़ा होगा, ऐसे ही पढ़ा होगा, ऐसे ही पढ़ा होगा, बट क्या हो जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक टाइम पे क्या हो जाएगा, उधर एक इंस्टेंट पे एक पर्टिकुलर डाइपोल तैयार हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये सबसे वीक फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना। अट्रैक्शन वाली सबसे वीक, बिकॉज ये ऐसे डाइपोल आपका परमानेंटली नहीं प्रेजेंट है, ये क्या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी तरीके से ये आपका डाइपोल बन जाता है, ठीक है ना, किसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये वाली कोई थोड़ी वीक फोर्सेस होती है, बिकॉज हमेशा थोड़ी ना बनेगा, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बनेगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बनेगा। तो भाई ये कभी कभी बनेगा, तो इतना हमेशा अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये क्या हो गई आपकी, क्या होगी लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है ना। देन डाइपोल, डाइपोल अभी देखिए डाइपोल बना होगा, जैसे HCl है और दूसरा भी HCl, इधर क्या हो गया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इनके बीच में देखिए ये एक मॉलिक्यूल ये था, एक ये है, इनके देखिए अट्रैक्शन है ना इनके बीच में। तो ये क्या हो गया भाई डाइपोल, दो डाइपोल्स है ना, दो डाइपोल्स के बीच में फोर्स ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी ना। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ है। अभी देखिए अभी आपको इसका मतलब पता लगना है कि जब मैंने बताना है कि हाँ भाई मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, अभी आपको ये चीज़ पता लगेगी, ठीक है। डाइपोल, डाइपोल एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल हो गया इंड्यूस्ड डाइपोल। एक डाइपोल पड़ा हुआ है HCl पॉजिटिव नेगेटिव, एक पड़ा हुआ है H2O, ठीक है ना। अभी देखिए जब इसके इलाके में ये चीज़ पड़ी होगी, इसमें कोई भी डाइपोल नहीं है, इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बट इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है ना। अभी देखिए समझो ये इसका क्या है,
ये वाला इसका क्या है, साथी है। अभी देखिए एक बंदा जितना मर्जी शरीफ हो, ठीक है ना, जितना मर्जी शरीफ हो, बट जो उसकी संगत होती है वो उसको बर्बाद कर देती है ना। देखिए ये वाली इसकी संगत है, देखिए कितना पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया। तो ये इसको क्या कर देगी, बर्बाद कर देगी, इधर कुछ नेगेटिव लाने की कोशिश करेगी। तो इधर क्या हो जाएगा, जब इधर नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन इधर की जाने की कोशिश करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो एक इंड्यूस्ड हो गया डाइपोल, किसकी वजह से, एक डाइपोल की वजह से एक डाइपोल क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। मतलब इधर क्या हो गई, एक आपने पोल्स बना दिए। तो इस चीज़ को आप बोलते हो पोलराइजेशन, इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हो गया ना। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं ऐसे नहीं बोल रहा भाई, इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, पोलराइजेशन हो गई, ठीक है ना। मतलब उसमें पोल्स बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल उधर बन गए। तो अभी देखिए जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बन गए, तो मेरे को एक चीज़ बताइए, एक मॉलिक्यूल बड़ा है एक छोटा है, तो पोल्स आसानी से किस में बनेंगे, इसमें या इसमें, बताइए, बड़े में या छोटे में। थोड़ा इमेजिन करिए, मैंने आपको पहले बोला था कि साइंस के सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है ना। देखिए ये छोटा है एक बड़ा है, तो बोलो ज़्यादा अच्छे तरीके से पोल्स डिवेलप किस में हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि किस में, इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पोल्स डिवेलप हो जाएंगे, नहीं इस वाले में, तो किस में डिवेलप होंगे, बड़े वाले में आसानी से डिवेलप होंगे, बड़े वाले में पोल्स आसानी से डिवेलप हो जाएंगे, ठीक है ना। बड़े वाले में पोल्स क्या हो जाएंगे, आसानी से डिवेलप हो जाएंगे। चीज़ समझ आई क्यों, बिकॉज देखिए भाई ऐसे, मतलब मैं बताऊँ अभी कैसे बताऊँ मैं, ठीक है ना। अभी देखिए एक चीज़ होती है, जैसे आपका बैलून है, एक छोटा इतना छोटू सा बैलून है, एक बड़ा सा बैलून है, तो अभी उसको दबाओ, इधर से दबाओ, इधर से भी दबाओ, तो अभी देखिए इधर आसानी से पोल्स डिवेलप हो जाते हैं ना। इधर देखिए, इधर ऐसे ऐसे अटपटी सी एग्जांपल लग रही है। अभी देखो इधर जब आप दबाओगे इसको, तो भाई ये तो पिचक ही जाएगा इसको तो अगर दबाओगे तो ऐसे, मतलब इधर से दबाया मैं, देखिए ये बड़ा बैलून है, ये छोटा बैलून है, इधर से दबाया, तो इधर पोल्स नहीं ऐसे लग रहा है थोड़ा, ये इधर से बाहर की तरफ आने लग पड़ेगा, इधर से बाहर की तरफ आने लगे, तो मतलब पोल्स डेवलप हो। जब इसको दबाना, इतने बड़े हाथ से दबाओगे तो भाई ये पूरा ही दब हो जाएगा, तो कहाँ पोल्स बने, तो पोल बन ही नहीं पाए। तो इससे मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर देखिए बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिग मॉलिक्यूल, बड़ा जो मॉलिक्यूल होगा या एटम होगा, तो उसकी उसमें पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन मीन्स पोल्स आसानी से डिवेलप हो जाएंगे, पोल्स इजीली डिवेलप हो जाएंगे। ये वाली चीज़ पता लगी कि नहीं लगी, इतनी चीज़ पता लगी कि नहीं लगी। अगर बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो उसमें पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। सभी को चीज़ पता लग रही है कि नहीं लग रही पता, या ऊपर से बाउंसर बज रहे हैं, बताइए भाई, रिप्लाई करिए, पता लग रही है कि नहीं लग रही चीज़ें, यस नो। तो ये वाली चीज़, अगर देखिए मैंने क्या बोला, बिग मॉलिक्यूल होगा तो उसमें बिग में क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन आसानी से हो जाएगी, बिग मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन आसानी से हो जाएगी। पोलराइजेशन जब आसानी से हो जाएगी, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, आसानी से डिवेलप हो गए, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव जब उसमें आसानी से डिवेलप हो जाए, तो भाई दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसकी तरफ वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ना, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अभी देखिए ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये पहला मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स हो गए ना, अभी एक दूसरे के पास हैं। तो अभी देखिए मेरे को एक चीज़ बताइए, एक होता है सॉलिड, एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी देखिए इधर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखिए आप हो सॉलिड हो, तो आप में बताइए एटम देखो कितने पास पास हैं। तो देखिए आपको लगता है कि आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, एटम्स के यहाँ पास पास हैं। तो आप में क्या इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तीनों किस्म की, जो आपकी डिस्पर्जन फोर्सेस जो कि सबसे वीक होते हैं, बिकॉज उधर इंस्टेंटेनियस डाइपोल डिवेलप होता है, और एक डाइपोल, और एक तीसरी किस्म की कौन सी हो गई, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अभी देखिए लिक्विड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होंगे और बहुत दूर, गैसेस में कहाँ पे होंगे, बहुत दूर। तो ये वाली चीज़ समझ आई कि नहीं आई। तो अभी देखिए ये वाली चीज़, अगर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, अगर ज़्यादा हो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर क्या हो, ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा भाई, आपका सॉलिड बन जाएगा। बिकॉज मॉलिक्यूल्स का क्या होना है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है और सॉलिड बन जाना।
देन अगर कम हो तो उससे कम हो तो लिक्विड, और सबसे कम हो तो वो क्या हो जाएगा, गैस। मतलब एक इधर बढ़ा है एक इधर बढ़ा है। तो ये वाली चीज़ समझ आई कि नहीं आई भाई? सॉलिड कैसे बनता है और लिक्विड कैसे बनता है, चीज़ समझ आई भाई? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की कहानी भाई समझ आई कि नहीं आई? दूसरी होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी ये होती है भाई, जब कोई भी सॉलिड होगा ना, उसमें एटम्स होंगे जो वो मूव कर रहे होंगे ना, जो उसकी मूवमेंट की वजह से जो क्या होता है, एनर्जी होती है ना, जैसे इधर वो वाइब्रेट करते रहते हैं हमेशा अपनी पोजीशन से आगे पीछे। तो ये वाइब्रेट करते रहते हैं ना अपनी पोजीशन से आगे पीछे, तो उनकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको आप बोलते हैं थर्मल एनर्जी। अभी देखिए, अगर आप थर्मल एनर्जी डायरेक्टली, थर्मल का मीन्स होता है हीट, तो अगर आप ये क्या होता है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तभी देखिए, अगर आप लोग क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग पड़ेंगे और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में क्या था, उधर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, एक दूसरे के पास आ रहे थे, और थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है कि मैंने वो क्या बोला, थर्मल एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन ऑफ द एटम्स। एक सॉलिड में क्या होता है, जो एटम्स की मोशन होती है उसको आप क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। और जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये वाली चीज़ देखिए कि थर्मल एनर्जी अगर बढ़ गई तो क्या हो जाएगा कि आपका मॉलिक्यूल्स क्या हो जाने, एक दूसरे से दूर चले जाने। दूर चले जाने मतलब अभी देखिए गैस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, दूर है ना। लिक्विड में क्या होता है, थोड़े पास होते हैं। देखिए सॉलिड में क्या होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। अभी देखिए इधर क्या चीज़ हो गई, इधर क्या होगी, थर्मल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इधर थर्मल एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी। और इधर क्या होगी, थर्मल एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये वाली चीज़ पता लग गई। जब भी बाई स्टेट्स ऑफ मैटर किसी भी स्टेट को एग्जिस्ट करना हो ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हो ना, तो वो क्या होता है, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। अगर थर्मल एनर्जी क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, तो गैस मतलब अपोजिट है, देन लिक्विड, देन सॉलिड। तो ये वाली चीज़ याद हो गई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मींस वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इसका की पॉइंट क्या है, जब आप लोगों का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो पोलराइजेशन क्या हो जाती है, साइज़ जब क्या होता है, की पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए भाई, आज के बाद इसको कभी भूलना नहीं है, ठीक है ना। जब इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जब क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, चलो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आपका साइज़ क्या हो जाता है मॉलिक्यूल का, बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, पोलराइजेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पोलराइजेशन जब भाई पॉजिटिव नेगेटिव बन गए, तो भाई आपको नहीं लगता कि अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। दूसरा मॉलिक्यूल ये पड़ेगा, उधर भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा भाई, सॉलिड हो जाएगा। चीज़ क्या बन जाएगी, सॉलिड बन जाएगी। अगर क्या होगी, ये थोड़ी कम होंगी तो चीज़ क्या होगी, लिक्विड, और बहुत ही ज़्यादा कम होंगी तो चीज़ क्या होगी, गैस, ठीक है ना। गैस में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं, वो इतने एक दूसरे के पास नहीं होते। तो बस यही कंसेप्ट है आपका। तो अभी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। जैसे भाई अभी देखिए, उधर आ जाते हैं, देखिए ग्रुप इसकी कहानी, ग्रुप 15 की कहानी। नाइट्रोजन क्या है, गैस है, बिकॉज मॉलिक्यूल क्या है, छोटा है। अभी देखिए मॉलिक्यूल नीचे की तरफ क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था, जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं ना। अगर भाई छोटे होंगे तो भाई खुद आपको पता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होनी है, कम होनी है, कम होनी है, कम होनी है। चीज़ समझ आई कि नहीं आई? आपको कोई चीज़ अभी पता लगी कि भाई ये वाली चीज़ गैस क्यों है, नाइट्रोजन गैस क्यों है, ऑक्सीजन गैस क्यों है, फ्लोरीन गैस क्यों है, क्लोरीन गैस क्यों है? बिकॉज इस साइड अब जब आप जाते हो तो साइज़ क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होती है, इस साइड अगर जाते हो तो ये साइज़ आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये वाली चीज़ आप देखिए भाई, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, बिकॉज इसका साइज़ क्या है, कम है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी भाई, कम होंगी। तो भाई ये चीज़ क्या होगी, गैस होगी, तो इतने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली चीज़ समझ आई कि नहीं आई? नाइट्रोजन इसे गैस, फॉस्फोरस बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ये वाली चीज़ समझ आ गई कि नहीं आई? ऑक्सीजन क्या है, गैस है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। फ्लोरीन क्या है, गैस है, क्लोरीन क्या है, गैस है, बाकी ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, और आयोडीन क्या है, सॉलिड है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है ना। अभी देखिए ऑब्वियस सी बात है भाई, एक चीज़ मेरे को बताइए, अगर आपका क्या हो जाए, अगर आपकी सॉलिड की ज़्यादा डेंसिटी होती है या गैस की ज़्यादा डेंसिटी होती है,
या लिक्विड की ज़्यादा डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मतलब क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का यही मतलब है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होनी है, अगर वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, तो डेंसिटी क्या होनी है, ज़्यादा होनी है। मतलब कम इलाके में अगर ज़्यादा मास होगा तो वो क्या होगा, कम इलाके में अगर ज़्यादा मास होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेंस होगी चीज़। जैसे सॉलिड है, अभी देखिए गैस है, गैस पूरे रूम में फैली होती है ना, तो देखिए इतना सा इलाका ले लिया, तो इतनी कम गैस होगी, एक आधा मॉलिक्यूल मिल जाएगा आपको, तो भाई डेंसिटी थोड़ी ना होगी इतना, तो इतने इलाके में इतने वॉल्यूम में मास कितना है, कम है। तो अभी देखिए सॉलिड के केस में सॉलिड पूरा भरा होता है ना, तो देखिए अभी इसी इलाके में उसको देखिए, तो उधर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बस ये वाली चीज़ होगी, डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बस आपको फिजिकल स्टेट का जब पता लग गया, देन आप लोगों को आसानी से चीज़ पता लग जानी है। भाई देखिए जो चीज़ क्या है, गैसेस हैं, उनकी डेंसिटी क्या होनी है, कम होनी है। तो डाउन द ग्रुप आपको क्या लग रहा है, सॉलिड्स बन रहे हैं ना, डाउन द ग्रुप क्या बन रहा है, सॉलिड्स बन रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ये वाली चीज़ समझ आती है कि नहीं आती है भाई, आती है कि नहीं आती है भाई, रिप्लाई करिए प्लीज़, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट का आपको पता लग गया, ये क्या है, गैसेस हैं, ठीक है ना। बाकी नीचे की तरफ क्या बन रहा है आपके, सॉलिड्स हैं। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, ये वाली चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, ठीक है ना। पहले मैं ग्रुप 15 की बताता हूँ। ग्रुप 15 में क्या हो गया, ग्रुप 15 में क्या हो गया कि नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। सल्फर क्या है, अभी देखिए ग्रुप 16 में पहले इसका ही बता देते हैं, सारी कहानी एक साथ ही बता देता हूँ, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और ये बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। इधर फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैस है, ये वाली चीज़ याद रख लीजिए ग्रुप 17 में। और फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैस है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, और आयोडीन क्या है, सॉलिड है। देखिए इधर क्या कहानी हो रही है, ऊपर क्या है, सॉलिड है, सॉलिड गैस है, ऊपर गैस है, तो नीचे की तरफ देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है ना। तो पहले देखिए सॉलिड नहीं बना, पहले क्या बना, लिक्विड बना। लिक्विड में थोड़ी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, ज़्यादा होती हैं, बिकॉज मॉलिक्यूल थोड़ा बढ़ चुका है ना, मॉलिक्यूल का साइज़। तो भाई उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएंगी। और नीचे जब आप चले गए, इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, तो भाई इतना बड़ा एटम हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगी। तो ये वाली चीज़ हो गई। चीज़ पता लगी कि नहीं लगी, पता लगी ना, दैट्स वाई ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। देन आप लोगों को मैं चीज़ बताता हूँ कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अभी देखिए पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, चीज़ मेल्ट कब करती है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ। बॉयल कब करती है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है चीज़, यही वाली चीज़ होती है ना। मेल्टिंग कब होती है, तो ये वाली चीज़ मेल्टिंग क्या होती है, जब सॉलिड से चीज़ लिक्विड बनती है। और बॉयल कब होती है, जब लिक्विड से गैस बनती है। जब लिक्विड से गैस बनती है तो चीज़ क्या हो जाती है, बॉयल हो जाती है। और जब सॉलिड से लिक्विड बनती है तब चीज़ क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी देखिए चीज़ मेल्ट हो रही है ना। तो अभी मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, देखिए डाउन द ग्रुप ट्रेंड देखना है ना अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, आपके सॉलिड्स बन रहे हैं। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, जो ऊपर वाली चीज़ है भाई वो पहले से गैस बन चुकी है, तो उसका टेम्परेचर कितना, बहुत ही कम होगा ना भाई। जो चीज़ पहले से आपके, जो देखिए आपका अभी जो टेम्परेचर है, कोई ठीक ठाक कोई 25-30 टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। तो इस टाइम पे चीज़ क्या, कोई गैस है, तो इसका क्या मतलब, उसका भाई वो पहले से वो क्या हो चुकी है, बॉयल हो चुकी है। तो उसका वो पहले से बॉयल हो चुकी है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, कोई 180 -180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वही ये पहले से बॉयल हो चुकी है, तभी आपको ये गैस दिख रही है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ देखिए, तो आपका क्या हो गया, नीचे की तरफ आपके क्या बन रहे हैं, सॉलिड्स बन रहे हैं। तो भाई आपको नहीं लगता कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बस ऐसी ही चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जनरल ट्रेंड, ठीक है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिकॉज क्यों, बिकॉज आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं। भाई एक ही रीज़न बोलना है आपने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं। मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक बड़े हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बड़े हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाएंगी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे और वो सॉलिड बनने लग पड़ेंगे। सॉलिड जब बन गए तो भाई वो क्या हो गया, सॉलिड जब आपके वो बन गए देन क्या हो गया, देन भाई सिंपल सी कहानी है, क्या है, कुछ भी नहीं, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
भाई गैस का तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, वो पहले से बॉयल हो चुकी है। अभी देखो कोई चीज़ सॉलिड दिख रही है तो भाई पहले उसको मेल्ट करना पड़ेगा ना। अभी देखिए मैं क्या हूँ, सॉलिड हूँ ना। अगर मेरे को मेरे को नहीं, सॉरी किसी और की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई बर्फ़ है ना, वो सॉलिड है तो बर्फ़ को पहले पिघलाना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा, ठीक है ना। बर्फ़ को मेल्टिंग, वो पहले मेल्ट होगी वो, फिर उसके बाद क्या होगी, बॉयल होगी। तो ऐसे थोड़ी ना जकदम उधर से सॉलिड से वो हो जाता है, वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, उसको भी हम बात नहीं कर रहे। पहले हम बोल रहे हैं सॉलिड से लिक्विड की तरफ, पहले मेल्टिंग पॉइंट जाएगा और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अभी अभी मिलेगा ना आपको। जब गैस पे आप उसको चढ़ाओगे तो उसके बाद आना है वो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको पता लग गई, ठीक है ना। देन अभी देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, देखिए एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है। एलोट्रॉपी होती है कि फिजिकल फॉर्म में, मोर देन वन फिजिकल फॉर्म में कोई चीज़ का एग्जिस्टेंस होना। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फल्ड्रीन हो गया, ठीक है ना। डायमंड, ग्रेफाइट, फल्ड्रीन। अभी देखिए अगर आप इनको वो करो, इन सभी को हीट करो तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। बट क्या होगा, इनकी फिजिकल फॉर्म्स अलग नहीं है। एक तो देखिए हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, एक ग्रेफाइट, एक बकमिस्टर फल्ड्रीन। ये इनको आप गूगल पे देखना सर्च करके देखना कि ये कैसे होती है इनकी फिजिकल फॉर्म। इनकी फिजिकल फॉर्म्स क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है ना। तो यही वाली चीज़ है, आप याद रख लीजिए कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन जितने भी है ना, ये वाले सारे के सारे, इन सभी की क्या होती है, एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। सभी की सभी क्या होती है, एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है। ये सारे के सारे एलोट्रॉप्स होते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़ के, जितने भी है ना। फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके एलोट्रॉप्स के नाम आपको मैं नोट्स भेजूंगा, उधर लिखे होंगे। एक फॉस्फोरस के होते हैं रेड वाइट ब्लैक, ठीक है ना, रेड वाइट ब्लैक, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ उसका क्या हो गया, ग्रे वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ उसके एलोट्रॉप्स होते हैं। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को पता लग जाएगी, ठीक है ना, आसानी से नाम ही याद रखने हैं, ठीक है ना। और एलिमेंटल स्टेट, भाई कौन सी एलिमेंटल स्टेट होती है ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मीन्स मोर देन वन एटम। जैसे नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, N2, फॉस्फोरस कैसे करता है, P4। तो देखिए ये क्या है, पॉलीएटॉमिक। एलिमेंटल स्टेट इनकी क्या है, एक पॉलीएटॉमिक है। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली, ठीक है ना, होप। देन आप लोगों को ये वाली चीज़ मैं बताता हूँ कि ग्रुप 16 की क्या कहानी है। ग्रुप 16 में क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैस हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, गैस हो गया। सल्फर क्या हो गया, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। और सॉरी एक और चीज़ रह गई मेरी, ग्रुप इसमें 17 में मेटालिक रिएक्टर। मेटालिक रिएक्टर, मेटालिक रिएक्टर का बेटा आप क्या समझते हो, मेटालिक रिएक्टर का मतलब पता क्या होता है। मेटालिक रिएक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका मेटल होता है, आपने सुना हुआ है ना, ऑल मेटल्स आर द सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है, लिक्विड है, और बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि मेटल्स, नीचे की तरफ आप जाओगे, ऊपर क्या है, नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। नीचे की तरफ जब आप आ रहे हो, नीचे की तरफ आप जा रहे हो तो सॉलिड बन रहा है ना। तो भाई आपको नहीं लगता कि मेटालिक रिएक्टर इधर इंक्रीज़ कर रहा है, बट आपकी मेटल्स की डेफिनेशन आपने इस हिसाब से नहीं बोलनी है। मेटालिक रिएक्टर क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज अभी आप बड़े हो चुके हैं ना। तो ये वाली चीज़ याद रख लेना कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। आज के बाद ये वाली डेफिनेशन याद करनी है। आपको कोई पूछे कि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देते हैं। तो अभी देखिए कि आपने एक चीज़ पढ़ी थी, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आपको इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा के उसका आयन बनाना है। आयन बनाने में कितनी एनर्जी लगती है। तो अभी देखिए वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज़ करती जा रही है ना। अगर भाई डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज़ करती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप एनर्जी डिक्रीज़ करती जाएगी। तो आपको नहीं लगता, अभी देखिए इधर क्या होगा, एस बी में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना, एस बी पॉजिटिव अगर बनाना होगा तो आसानी से बन जाएगा, बिकॉज कम एनर्जी लग रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि मेटालिक रिएक्टर आपका डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। और दूसरे तरीके से समझना हो तो भाई नीचे की तरफ देखिए सॉलिड्स हैं, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ी होंगी, लस्ट्रस वगैरह, सॉलिड्स वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, बट इस तरीके से नहीं समझे जैसे मैंने समझाया आयोनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे, वैसे ही चीज़ आप लोगों ने समझनी है, ठीक है ना। कि मतलब उनमें क्या हो जाएगी, एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, दम कम लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने में। तो क्या हो गया, मेटल वही होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं आप, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता। और अभी देखिए ये वाली चीज़ आयोनाइजेशन एनर्जी,
तो क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की क्षमता, ठीक है ना, कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है आपको इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने के लिए, तो ये डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, थोड़ी कम देनी पड़ रही है, बिकॉज उधर क्या हो रहा है, साइज़ बड़ा हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम हो चुका है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ हो सकता है, तो वही मेटालिक इलेक्ट्रिक डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो ये वाली चीज़ समझ आई चीज़ की नहीं आई, तो ये वाली चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। देन आगे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, मैंने पहले ही बता दिया आपको भाई ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सॉलिड्स हैं। डेंसिटी नीचे की तरफ सॉलिड्स बन रहे हैं ना, तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, बिकॉज मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, सॉलिड्स बन रहे हैं भाई, सॉलिड्स बन रहे होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना ही है, ठीक है ना। मेटालिक रिएक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना। मेटालिक रिएक्टर भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा डाउन द ग्रुप। एलोट्रॉपी, इधर भाई सारे के सारे एलोट्रॉप्स बनाते हैं, इधर एक्सेप्ट नाइट्रोजन था ना ऊपर, इधर सारे के सारे एलोट्रॉप बनाते हैं। जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, एक तो हो गया O3, एक O2 है, O3 है, वही एलोट्रॉप्स ही तो हैं, एक ऑक्सीजन है और एक ओजोन है, भाई एलोट्रॉप्स नहीं है, देखिए है तो क्या ऑक्सीजन ही, बट क्या हो गया, उनकी दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो ये वाली चीज़। देन एलिमेंटल स्टेट, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलीएटॉमिक, जैसे O2 ये भी भाई पॉलीएटॉमिक है, मोर देन वन एटम है। O3 ये भी मोर देन वन एटम है। S8 होता है, ये भी मोर देन वन एटम है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीएटॉमिक है, तो ये वाली चीज़। मेटालिक रिएक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, नीचे की तरफ कम होती जा रही है, ठीक है ना। देन आ गई ग्रुप 17 की कहानी। ग्रुप 17 में क्या हो गया, ग्रुप 17 में भी वही फिजिकल स्टेट देखिए पहले, सबसे पहले फिजिकल स्टेट क्या हो गई, ये दोनों क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, गैसेस हैं। देन ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है। आयोडीन क्या है, सॉलिड है। ये वाली चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है ना आज के बाद। देन डाउन द ग्रुप डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है भाई, बढ़ नहीं रहा है। देखिए पहले ऊपर क्या थी, गैस थी, गैस का आपको पता है वो पहले से ही वो मेल्ट हो चुकी है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अभी देखिए ये चीज़ अभी रूम टेम्परेचर में आपको लिक्विड दिख रही है, लिक्विड होगी तो मतलब पहले से मेल्ट हो गई होगी ना, थोड़ा बहुत क्या होगा, ये अब मेल्ट अभी हुई है, ठीक है ना, इस वाले टेम्परेचर में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मेल्टिंग अभी क्या करना है आपको, इसको बॉयल करना है, थोड़ा बहुत हीट करके आप इसको बॉयल कर सकते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका थोड़ा क्या ज़्यादा है। बट ये अभी देखिए जो सॉलिड है, तो पहले आपको इसको मेल्ट करना पड़ेगा, देन इसको मेल्ट करना पड़ेगा, देन इसको क्या करना पड़ेगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं बोलना, सॉलिड्स का क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। देन इसकी क्या होती है, देन ये वाली चीज़, इसका एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, इनका एक रीज़न होता है कलर होता है, इनमें कलर होता है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है ना। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनमें क्या होता है, कलर होता है, बिकॉज ये विजिबल लाइट को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब कर देते हैं। और जो भी विजिबल लाइट को चीज़ एब्जॉर्ब करती है, ये आपने अभी उस चैप्टर में पढ़ना है, अगले चैप्टर में, तो उधर आपको अच्छे से तरीके से याद हो जानी है ये चीज़ें। अभी तक सिर्फ इतनी चीज़ याद रख लीजिए कि भाई जो चीज़ें, देखिए याद रख लीजिए इसका कलर कौन सा होता है, इसका ब्रोमीन का जो इसका कलर होता है, इसका कुछ येलो जैसा कलर होता है, येलो, फ्लोरीन का येलो जैसा कलर होता है, और इसका कौन सा, क्लोरीन का कौन सा होता है, ग्रीनिश येलो। अभी देखिए इनका कलर क्यों होता है, बिकॉज जो भी विजिबल रेंज में कोई भी अगर एटम या कोई मॉलिक्यूल अगर कोई रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले ना, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, जैसे रेडिएशन होती है बड़ी किस्म की, यूवी होती है, विजिबल होती है, इंफ्रारेड होती है, एक्सरे होती है, ठीक है ना, बहुत 7-8 किस्म की आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है ना। अगर जो भी एटम या मॉलिक्यूल क्या कर ले, अगर विजिबल लाइट में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो क्या कलर शो करता है, ठीक है ना। तो ये वाले ऐसे हैं, ठीक है ना। मैंने बता रहा हूँ कि अभी तक सिर्फ याद रख ले, अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको अगले चैप्टर में मिल जाएगी, ठीक है ना। येलो कलर होता है, इसका ग्रीनिश कलर होता है, ब्रोमीन का रेड कलर होता है, और इसका वायलेट कलर होता है, वायलेट होता है शायद इसका, मेरे को पर्पल कलर होता है, शायद पर्पल कलर होता है, ठीक है ना। इसका आयोडीन का पर्पल कलर होता है आई थिंक, ठीक है ना, चेक करके मैं बताऊंगा, बट आई थिंक पर्पल ही होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो फिर उसके बाद होती है सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी भी देखनी पड़ती है आपने, ठीक है ना। तो जब आप इसको पानी में पिघलाने की कोशिश करते हो, तो ये क्या करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या करते हैं, पानी के साथ क्या कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं और कुछ अलग सा कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है ना, अलग सा कंपाउंड बना देते हैं। और जब आप क्या करते हो, जब आप लोग क्या करते हो, अलग सा कंपाउंड बना देते हैं,
जब आप लोग क्या करते हो, बाकी जो है ना, जैसे फिर ये नीचे आ गए फ्लोरीन और क्लोरीन, तो रिएक्शन कर देंगे बिकॉज फ्लोरीन होगा, इसको पानी के साथ ऐसे कुछ HF जैसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। और इधर जब आप क्लोरीन के इसको पानी में डालोगे तो HCl जैसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है ना। ये जब आप पिघलाने की कोशिश करते हो तो वो कुछ कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है ना। तो बट जब आप क्या करते हो, आप ब्रोमीन और आयोडीन को पानी में डालते हो ना, वो क्या होता है, थोड़े स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं, इतने सॉल्यूबल नहीं होते। जैसे आप नमक पूरा डिसॉल्व कर देते हो ना पानी में, इतना सॉल्यूबल नहीं होते, ठीक है ना। ये ब्रोमीन और आयोडीन ये होते हैं स्लाइटली सॉल्यूबल। बट एक होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, थोड़ी अटपटी चीज़ें होंगी बिकॉज ये अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, उनमें क्या हो जाएगा, उनके नाम हो गए जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह, इथेनॉल वगैरह, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें जितनी होती हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ये क्या होते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं पूरे तरीके से, ठीक है ना। ब्रोमीन और आयोडीन ये पूरे तरीके से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी कहानी बताता हूँ मैं इनकी, ठीक है ना। ये गैसेस की, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, गैसेस हैं, ठीक है ना। ये गैसेस क्यों हैं, बिकॉज भाई इनमें क्या है, खुद बताओ, जिनमें जो गैसेस क्यों होते हैं, बिकॉज उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो भाई क्या चीज़ हो गई, वो गैसेस है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है, बिकॉज भाई इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं भाई। तो भाई आपको अभी देखिए ये सारी की सारी गैसेस दिख रही हैं, तो खुद सोचिए कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना कम होगा। ये आपको इधर एटमॉस्फेयर में वो गैसेस की फॉर्म में दिख रही हैं, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बट डाउन द ग्रुप आने पे वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये वाली चीज़ हो गई। डाउन द ग्रुप आने पे वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और क्या हो गया, एक चीज़ है हीलियम, एक क्या है, हीलियम का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है, हीलियम का क्या है, एक लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, वो कितना है, वो है भाई 4 केल्विन। मतलब पता कितना हो गया ये 269 डिग्री सेल्सियस, बट किस में, माइनस में, इतना भाई। ये लोएस्ट क्या है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, हीलियम का क्या है, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। और नोबल गैसेस क्या है, स्लाइटली सॉल्यूबल हैं, किसमें, पानी में। स्लाइटली थोड़ा बहुत पानी में ये क्या होता है, सॉल्यूबल हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन क्या हो गया, इज लिक्विफिकेशन। इनकी लिक्विफिकेशन आसानी से नहीं होती है भाई। देखिए लिक्विफाई, गैसेस को अगर आपको लिक्विफाई करना होगा तो इनको, जैसे उधर मैंने बोला था, आप क्या करते हो, ऑक्सीजन को कैसे करते हो, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर मतलब उनको एक प्रेशर देके, प्रेशर अगर दोगे तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, पास आ जाते हैं। टेम्परेचर क्या करोगे, कम रखोगे तो क्या हो जाएगी, उनकी थर्मल एनर्जी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। अभी हमने दोनों चीज़ें पढ़ी, थर्मल एनर्जी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाने, एक दूसरे के पास आ जाने, तो उन्होंने क्या बन जाना, लिक्विड बन जाना। तो अभी देखिए इधर क्या सीन है, इधर क्या सीन है कि आपको पता है कि ऊपर साइज़ क्या है, बहुत कम है, तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, बहुत कम होंगी। तो अभी देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो चाहिए ना भाई लिक्विड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे डाउन द ग्रुप आप आते जाओगे, डाउन द ग्रुप आते जाओगे, तो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो उससे क्या हो जाएगा आपका, वो क्या बन जाएगी, चीज़ क्या बन जाएगी आपकी, लिक्विड बन जाएगी। तो ये वाली चीज़, होप चीज़ें सारी क्लियर हो गई, ठीक है ना। मेरे को चीज़ बताइए, थोड़ी चीज़ें समझ आई कि नहीं आई चीज़ें समझ कि नहीं आई, ठीक है ना। रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में सारे रिप्लाई करिए कि चीज़ समझ आई कि नहीं आई। तो भाई अभी देख लेते हैं इधर से, ठीक है ना, जो नोट से, जो जहाँ से आपको भी पढ़ना है तो वो चीज़ देख लेते हैं इधर से, ठीक है ना। जैसे जनरल ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, तो इधर से देख लीजिए भाई क्या चीज़ है। इधर से यही चीज़ है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या है, स्मॉलर दैन द एटॉमिक रेडियस ऑफ द, ये वाला, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है ना। यही वाली चीज़ लिया, और स्मॉलर, ये चीज़ लिखी है, स्मॉलर दैन द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ये वाली चीज़, बिकॉज क्या हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। देन क्या हो गया, कोवलेंट एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, तो ये वाली चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई, ठीक है ना।
बट इधर थोड़ी बहुत इधर क्या होता है कि इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है, ये वाली चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इधर उन्होंने क्या लिखी है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस तक तो ठीक ठाक इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन का आपको पता है बहुत ही कम साइज़ होगा, और इसका क्या हो जाता है थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक ठाक इंक्रीज़ होता है। बट क्या होता है कि उसके बाद आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक इतना इंक्रीज़ नहीं होता जितना इधर इंक्रीज़ हुआ था। इसका क्या रीज़न है, इसका उन्होंने रीज़न दिया हुआ है कि डी और एफ ऑर्बिटल्स क्या हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स क्या हैं, डी और ऑर्बिटल्स इधर प्रेजेंट हैवियर एलिमेंट्स में, हैवियर एलिमेंट्स में डी और एफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो इनमें क्या होता है, अभी देखिए शील्डिंग इफेक्ट होता है कि मतलब अंदर वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रोकना, तो इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है थोड़ा कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट इनका थोड़ा कम होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बाहर की तरफ थोड़ा ज़्यादा पहुंच पाएगा, बाहर की तरफ अगर थोड़ा ज़्यादा पहुंच पाएगा तो वो अच्छे से अट्रैक्ट हो जाएंगी चीज़ें बाहर वाली, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें हो गई। देन आयोनाइजेशन एनर्जी वही चीज़ दी हुई है, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, ठीक है ना, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द ग्रेजुअल, वही डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है ना, रीज़न देख लेना, ठीक है ना। और इज मच ग्रेटर, ये देखिए इधर मच ग्रेटर लिखा हुआ है, मच ग्रेटर देन द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ ग्रुप 15 का क्या है, ग्रुप 14 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा, ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है ये वही ट्रेंड होगा, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है बढ़ती जाती है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है इंक्रीज होती जाती है, सॉरी अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बढ़ती जाती है, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है कम होती जाती है। तो ये वाली चीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, डाइनाइट्रोजन इज ए गैस वाइल ऑल अदर सॉलिड्स, डेंसिटी क्या हो जाती है बढ़ती जाती है, ये वाली चीज़। इंक्रीज, ये देखिए लिखा हुआ है ना इंक्रीज इन द डेंसिटी, ये वाली चीज़। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये वाला एक्सेप्शन केसेस है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। डिक्रीजेस, ये वाली चीज़ मैं आपको, ये वाली चीज़ उधर देख लेना, ठीक है ना। पहले इंक्रीज करती है आर्सेनिक तक, उसके बाद क्या होता है थोड़ा डिक्रीज कर जाता है बिस्मथ तक, तो ये वाली चीज़ नोट कर लेना, ठीक है ना। मेटालिक रिएक्टर आपको पता है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये वाली चीज़ भी आप लोगों को पता है। देन क्या हो गया एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी आपको पता है कि दो या दो से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में किसी एलिमेंट का प्रेजेंट होना, एक्सेप्ट नाइट्रोजन सारे के सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। फॉस्फोरस के 3 हैं ये वाले, वाइट ब्लैक रेड, और आर्सेनिक के कितने येलो ग्रे, तो ये वाले सल्फर के ये वाले 2, और सारे के सारे क्या हैं पॉलीएटॉमिक, तो ये वाली चीज़। और बेटा ये वाली चीज़ देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, अगर बेटा ये वाली चीज़ें याद हो जाएं तो वेल एंड गुड, अगर याद हो जाए तो सोने पे सुहागा, ठीक है ना। अगर याद नहीं हो तो प्लीज़, अगर नहीं हो तो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद हो जाए, बट अगर आपको ये वाला डाटा जिसने अगर याद कर लिया, थोड़ा बहुत याद तो होता नहीं है ये, पर थोड़ा बहुत अगर याद हो जाए तो भाई सोने पे सुहागा, ठीक है ना। देन बस वही लिखा हुआ है, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस की कहानी होगी अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। बट आयोनाइजेशन एनर्जी इधर वही ग्रुप 16 का क्या होगा लोअर, तभी मैंने इधर वो लगाया जिसमें भी स्टार लगाया होगा ना वो क्या एक्सेप्शन केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस है, तो ये वाली चीज़। और ये क्या होगा डिक्रीजेस फ्रॉम डाउन द ग्रुप, ये वाली चीज़। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यही उन्होंने दिया हुआ है कि क्या भाई ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन की क्या कम है, ड्यू टू द कम्पैक्ट नेचर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द सल्फर, हाउएवर इफ उसके बाद क्या होता है डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है वो अगेन लेस नेगेटिव होती जाती है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपको मैंने बता दी एक्सेप्शन केस, ठीक है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही, फिजिकल स्टेट का वही, डेंसिटी का वही, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का भी वही, ठीक है ना। मेटालिक रिएक्टर का वही, एलोट्रॉपी का भी वही, ठीक है ना। सारे के सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं। और भाई ये डाटा, ठीक है ना, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना। हैलोजेंस का क्या हो गया, ये वाली चीज़ याद रख लो। हैलोजेंस का क्या हो गया स्मॉलेस्ट, पूरा आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उधर तक क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा, तो भाई इधर तक क्या हो जाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा साइज़ क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा, डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा साइज़ बढ़ता जाएगा, तो ये वाली चीज़। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, अभी देखिए आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, तो भाई इलेक्ट्रॉन लूज करवाना क्या हो जाएगा बहुत मुश्किल, तो ये क्या हो जाएगी इसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी वो डिक्रीज करती जाएगी, तो भाई यही देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो वाली सारी कहानी बता दी है। हैलोजेंस की क्या होती है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी है, बिकॉज जब आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसमें क्या हो जाना है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देनी, तो वो क्या हो जाए उसमें नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेनी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ डाउन द ग्रुप क्या होती है वो डिक्रीज करती जाती है, तो ये वाली चीज़। देन क्या हो गया ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन की क्या हो गई कम हो गई। देन
फ्लोरीन की क्या होगी लेस नेगेटिव, उसके बाद क्लोरीन की क्या होगी ज़्यादा होगी। क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी क्या होगी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बता दी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भाई, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़, ये मेटालिक कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें बता दी भाई। कलर मैंने बता दिया आपको भाई कौन सा होता है। ये देखिए फ्लोरीन का क्या होगा, येलो कलर होगा, इसका ग्रीन कलर होगा, रेड कलर होगा, वायलेट कलर होगा, ये वाली चीज़। सॉल्युबिलिटी देखिए, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है, ये रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ। बट ब्रोमीन क्या है भाई, उन्होंने लिखा है ओनली स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब कम स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, बट सॉल्यूबल इन किसमें, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पढ़ोगे तब अच्छे से पता लग जाना है, बट अभी याद रहेंगे तो अच्छी बात है भाई। ये डाटा याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। एटॉमिक रेडियस, ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। क्यों, बिकॉज वन डेर वाल्स रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, बिकॉज भाई स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी इसमें, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है, ये क्या गैसेज है, कलरलेस, ओडोरलेस एंड द टेस्टलेस गैसेज है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, इसमें क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज इनमें क्या होती है वीक, अभी मैंने बताई थी ना एक फोर्सेस, इसमें वीक लंदन फोर्सेस होती हैं, लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस मैंने बोला था, जिसमें आपको इंस्टेंट डाइपोल बनता है, तो इधर वो वाली फोर्सेस होती है, उसकी वजह से ये क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़। देन आपका क्या हो गया, हीलियम का क्या हो गया, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़। देन क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज, बढ़ जाएगा तो वन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। एटॉमिसिटी का क्या मतलब होता है कि एक जो एलिमेंट होता है ना, जैसे कोई भी एलिमेंट होगा, जैसे आपका S8, तो क्या हो गया, पॉलीएटॉमिक हो गया ना, जैसे P4 ये भी पॉलीएटॉमिक हो गया ना, इसमें 4 एटम्स हैं। तो वही होता है कि एक मॉलिक्यूल में, एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। अभी देखिए ये अकेले प्रेजेंट होते हैं ना, जैसे हीलियम, नियोन, ऐसे थोड़ी ना होते हैं, He2, Ne2 ऐसे थोड़ी ना प्रेजेंट होते हैं, ये तो अकेले होते हैं, बिकॉज इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक। तो ये वही लिक्विफिकेशन आसानी से हो जाती है, जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो क्या हो जाता है, वन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो लिक्विफिकेशन क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है। तो ये डाटा। तो भाई जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी ख़त्म हो गई, बहुत था। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिएगा, ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपको मेरे को चीज़ बताइए कि अभी तक कोई जीवित रहे कि सारे डेड हो गए, ठीक है ना। बताइए कि कमेंट बॉक्स में कोई है कि नहीं है, भाई सारे सो गए, ठीक है ना। बिकॉज लेक्चर बड़ा था, बोरिंग था, बिकॉज मेरे को पता है इतना सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इतनी लेट तक, ठीक है ना। तो बट हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो आपको भी सर्वाइव करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। होप आपको ये चीज़ समझ आई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये एक तो लाइव चैट में रिप्लाई नहीं करिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई करिए कि लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू।